नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज एडवोकेट और आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं कानून की रोशनी एपिसोड 1। हम कानून की रोशनी एपिसोड 1 की शुरुआत आज करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जनहित में भारतीय नागरिकों के लिए विधिक जागरूकता के साथ हम नॉलेज देंगे और कहीं ना कहीं वो भ्रम निकालने की कोशिश करेंगे जहां पुलिस पर कई आरोप लगते हैं। आज के समय में हर किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में आप ये भी देख रहे हैं कि घटनाएं, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें पुलिस पर काफ़ी इल्ज़ाम लगते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, पुलिस को कब कार्रवाई करना चाहिए, किन किन मामलों में सीधे तौर पर पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है, तो ये सारी जानकारी होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं और हम पहली बार इस एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं, उन लोगों तक हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना चाहेंगे। और इसी फंडामेंटल राइट्स के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सरताज अहमद अधिवक्ता, जो आपको कानून की रोशनी प्रोग्राम में एपिसोड 1 में आज बताएंगे कि पुलिस को किन किन मामलों में सीधे तौर पर कार्रवाई करने, पुलिस को अपराधी को पकड़ने का पूरा अधिकार है और किन मामलों में नहीं। तो ऐसे में सरताज जी, ये देखने को मिलता है कि पुलिस पर काफ़ी आरोप लगते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ घटना होती है, जो पीड़ित होता है, वो पुलिस में जाता है अपनी तहरीर लेकर के और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मामला किस कैटेगरी का है, जघन्य अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कहीं ना कहीं जो कानून की जो जानकारी है और जिस तरह लोगों में कानून की जानकारी कम होती है, तो वो पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि गरीबों का कोई मदद नहीं हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है गरीबों के साथ, अमीरों के साथ जो है पूरा उनका पक्ष रखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें कानून की छोटी छोटी बातों को मैं जो है जानकारी लेना हासिल करनी चाहिए। और पीड़ित पक्ष जब थाने में अपनी शिकायत लेकर जाता है तो पुलिस लिखित रूप में 2 तरह की कार्रवाई करती है, एक होती है FIR, एक NCR। तो ये डिपेंड करता है कि मामला किस कैटेगरी का रहा है, किस प्रवृत्ति का है, किस कैटेगरी का है, जघन्य है, नॉन कॉग्निजेबल है। NCR जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञ, और FIR जो है वो एक संज्ञ अपराध है। तो जब NCR दर्ज होती है थाने में तो पीड़ित पक्ष को दरोगा से या विवेचक से विवेचना जारी कराने का कोई अधिकार डायरेक्ट नहीं होता। 155 CRPC के अंतर्गत पहले उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है, वहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है और मजिस्ट्रेट उसको प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विवेचक को ये आदेश देता है कि अब इसकी विवेचना कराई जाए। FIR में ऐसा कुछ नहीं है। FIR दर्ज होने के बाद विवेचक को पूरा राइट होता है कि वो डायरेक्ट बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के अपनी विवेचना जारी कर सकता है। नहीं, एक चीज़ और यहाँ पर सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि IPC क्या है, CRPC क्या है, लोगों को मालूम होना चाहिए। NCR और FIR तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले IPC के बारे में बता दीजिए। देखिए, IPC जो है वो भारतीय दंड संहिता है, जिसमें तमाम धाराओं के पनिशमेंट और डेफिनेशन है। और CRPC जो है ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कौन सा कानून किस तरीके से प्रक्रिया करता है, कोर्ट में क्या प्रक्रिया है, सम्मन का क्या प्रक्रिया है, वो सारा प्रोसेस CRPC में दिया हुआ है। तो पुलिस जो एक्यूज को पकड़ती है या जो घटना कारित करता है, जो अपराधी होता है, तो उसके खिलाफ जो शिकायत जो आती है, तो शिकायत में CRPC के तहत, जैसे कि NCR आपने बताया, NCR किस CRPC में दर्ज की जाती है और FIR किस CRPC में दर्ज की जाती है? देखिए, अगर मामला कोई छोटा मामला है, मारपीट का है, गाली गलौज का है, कुल मिला के असंज्ञ कोई अपराध है अगर, तो वो NCR के अंतर्गत दर्ज होता है। NCR को 155 CRPC में डिफाइन किया गया है और FIR को 154 CRPC के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। FIR को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, लेकिन इसको संज्ञेय अपराध के अंतर्गत जो है दर्ज किया जाता है। और संज्ञेय अपराध में है जितने भी हैं, मर्डर है, 376 है, रॉबरी है, डकैत है, वो सारे संज्ञेय अपराध हैं। यानी कि मोटे तौर पर अगर समझें तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के हम उसमें अगर 7 साल से ऊपर का पनिशमेंट है किसी धारा में, तो पुलिस उसको डायरेक्ट गिरफ्तारी कर सकती है।
और विवेचना तो फ़ौरन FIR के दर्ज होने के साथ ही विवेचना जारी कर सकते। थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि घटना जैसे किसी के साथ हो रही है, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है और किसी के घर में घुस करके हो रही है मारपीट, तो ऐसे में दोनों के अपराध अलग अलग तरीके के ऑफेंस बनते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है? देखिए, उसमें अगर हम IPC पढ़ते हैं तो उसमें सारे घटनाओं का जो भी जिस तरीके से पर्टिकुलर घटना हो रही है उसी के तरह से धारा को डिफाइन किया गया है। अब जहाँ तक आपने बताया कि किसी के घर में घुस के अगर कोई ऐसा कोई अपराध करता है, आपराधिक हमला करता है, यो करता है, तो उसको 452 IPC के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जिसको हाउस ट्रेसपास कहते हैं इंग्लिश में, जिसको गृह अतिचार भी कहा गया है। तो ये 452 IPC के तहत बैठता है और इसको अगर ये धारा बनती है तो जाहिर तौर पर ये FIR में होगा, NCR में इसका कोई वो नहीं। सामान्य तौर पर अगर किसी के साथ रास्ते में मारपीट होती है तो ऐसे में कौन सा सेक्शन लगाया जाएगा पुलिस द्वारा? अगर नॉर्मली अगर सिर्फ मारपीट अगर की गई है तो वो 323 IPC के अंतर्गत आता है और ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये NCR में है ही, जो उसको जो है दाखिल किया जाएगा और पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश केस में ना विवेचना कर सकती है पुलिस और गिरफ्तारी तो कर ही नहीं सकती। तो सीधे तौर पर हिंदी में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए NCR क्या है और FIR क्या है? देखिए, NCR ये है कि नॉन कॉग्निजेबल, मैंने बताया था, जैसे असंज्ञ अपराध है, जैसे मारपीट हो गया, गाली गलौज हो गई, और अगर कोई बड़ा कोई घटना नहीं है, अगर जान से मारने की धमकी भी अगर दी है 506 में IPC में, तो ये सब जो है NCR में आएगा और इसमें पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी। पीड़ित पक्ष को पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। 155 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट उसको प्रार्थना पत्र को अलाउ करेगा, तब जाके वो विवेचक को आदेश देगा कि इसकी विवेचना कराई जाए। FIR दर्ज होने के बाद कि वो उसकी FIR दर्ज होने के फ़ौरन बाद उसको विवेचना जो है शुरू कर देता है और वो अपने जो भी साक्ष्य है उसको एकत्रित करता है, साक्ष्य लेता है, नक्शे नज़री बनाता है। और अगर कोई ऑफेंस अगर FIR में बड़ा है तो वो FIR होने के बाद विवेचक उसको गिरफ्तार कर सकता है मुलजिम को फ़ौरन के फ़ौरन। तो FIR जो दर्ज की जाती है CRPC 154 के तहत दर्ज की जाती है और NCR का जो मामला है CRPC 155 के तहत दर्ज किया जाता है, लेकिन NCR में सीधे तौर पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसी वजह से पुलिस पर कई तरीके का आरोप लगते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे में पुलिस को भी एक मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत होती है सीधे तौर पर, तभी पुलिस जो है अपनी कार्रवाई अमल में लाती है। जिस तरह जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस पे इल्ज़ाम लगते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है हमारी, तो एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आती है, जो एक रीज़न है, वो ये भी है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि NCR दर्ज होने के बाद अब उन्हें लगता है कि NCR दर्ज हो गई, अब पुलिस हमारी जो है अभियुक्त को गिरफ्तारी करेगी और हमारी गवाही लेगी, तो वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। उनको इस चीज़ की इस प्रक्रिया की पता नहीं होता कि 155(2) में NCR दर्ज हो गई। अब हमको अभी मजिस्ट्रेट के पास भी जाना है, 155(2) CRPC का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करना है, वहाँ से आदेश कराना है, लेकिन वो कानून की जानकारी ना होने के कारण NCR दर्ज कराए खामोश बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस विवेचक ये इंतजार करता है कि हमारे पास कब मजिस्ट्रेट का विवेचना का आदेश होकर आए, हम जब विवेचना करें। तो इसलिए जब ये इंसान जो है बैठ जाता है थक हार कर कि हमारे पास कोई गवाही लेने दरोगा नहीं आता है, ना हमारा नक्शा नज़री बनाने आता है, तो ये भी एक इल्ज़ाम का विषय है कि इल्ज़ाम लगते हैं कि हमारा कोई पक्ष नहीं सुना जा रहा है। तो जहाँ तक ये है कि छोटी छोटी बातें, जो कानून की बातें हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि किस पे विवेचना करने का राइट है विवेचक को, किस पे नहीं है। तो सीधे तौर पर आप हमारे इस एपिसोड 1 में आज जो सीखे हैं NCR और FIR के बारे में सीखे हैं, पुलिस को किस मामले में सीधे तौर पर अपराधी को, किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार है और किस पर नहीं है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस एपिसोड की जो प्रोग्राम बना हुआ है इसको सेंड कीजिए और लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। जुड़े रहिए हमारे इस प्रोग्राम के साथ, कानून की रोशनी। धन्यवाद।